जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है विधानमंडल और डी है मुख्यमंत्री। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रपति, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? ऋणी होते हैं, व्यापारी वर्ग होता है, ऋणदाता होता है। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जब मुद्रास्फीति का स्थिति आ जाए तो उस टाइम लाभ की स्थिति में कौन होता है? तो उस टाइम लाभ की स्थिति में ऋणी तथा व्यापारी वर्ग हो जाता है। ऋणदाता को घाटा लगता है, ऋण जो लेता है उसको फायदा होता है और व्यापारी वर्ग को फायदा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? पारा का, कैडमियम का, आर्सेनिक का और नाइट्रेट का। जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, नाइट्रेट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, किस ग्रंथि को? तो पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने, इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित की गई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, शिशिर कुमार घोष, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? 1841 में, 1843 में, 1846 में और 1848 में। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1843 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से, एथलेटिक्स से, घुड़सवारी से और साइकिलिंग से। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, साइकिलिंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? तो सबसे पहले आवर्त सारणी किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी तैयार किया गया था वो मेंडलीव के द्वारा तैयार किया गया था, जिसका नाम है मेंडलीव का आवर्त सारणी। वह जो तैयार किया गया था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि मोसले के द्वारा तैयार किया गया है, ये परमाणु द्रव्यमान पर ये परमाणु संख्या पर आधारित है। इसमें वर्गों की संख्या टोटल 18 है और आवर्त की संख्या इसमें टोटल 7 है। तो इस प्रकार से है। यहाँ पर पूछा गया कि मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाया गया है उसमें दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? तो चौथे, 5वें और 6ठे, इसको दीर्घ आवर्त की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है।
चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ उस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी और अनुच्छेद 51 है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण, ये सही है, सही नहीं है। बाकी यहाँ पर इसका अनुच्छेद 40 है जो कि ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 44 है जो कि समान नागरिक संहिता है और अनुच्छेद 42 है काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, शरीर के तापमान पर नियंत्रण करना पसीने ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। यहाँ पर मनुष्य के शरीर की बात की जा रही है। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मनुष्य के शरीर की अगर बड़ी कोशिका की बात की जाए तो तंत्रिका की कोशिका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसा बात की जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसका है तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी और धौलावीरा। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं राखी गढ़ी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही थी। ऑप्शन नंबर ए है नेतृत्व का अभाव, बी है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना और डी है उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका सफल होने का मुख्य कारण क्या था। तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी उपयुक्त सभी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 15वां प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं लॉर्ड एलनबरो, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है। काला बाजारी से, तस्करी से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से और शेयर बाजारों से। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं शेयर बाजारों से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि एल.के. झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। प्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से, बेरोजगारी से और जनसंख्या नीति से। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एल.के. झा समिति का संबंध किससे है तो अप्रत्यक्ष कर से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ये तीनों समिति के अध्यक्ष थे। तो 18वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जारा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जारा दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बाइफोकल लेंस, बिल्कुल ही सही जवाब है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है।
जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ब्राज़ील बिल्कुल ही सही जवाब है। ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा से संबंधित जानते हैं। कर्क रेखा है जो कि अपना भारत से भी होकर गुजरता है, जो कि भारत को बीचों बीच काटता है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 8 राज्यों का नाम में कौन कौन है सभी को याद कर लीजिएगा। 8 राज्यों में है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों है, इसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मणिपुर, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। 22वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों और सम्मिलित कीजिए। यानी जो 1857 का क्रांति हुआ था उससे संबंधित कुछ व्यक्तियों के द्वारा कथन दिया गया था। इसका मिलान करना है कि कौन सा कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो चलिए इसको हम मिलान करते हैं। डिजरेली के द्वारा कौन सा कथन कहा गया था। तो डिजरेली के द्वारा कहा गया था कि 1857 का जो विद्रोह है एक राष्ट्रीय विद्रोह है। उसको टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था कि बर्बरता और सभ्यता का ये युद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बी.डी. सावरकर है, इनके द्वारा क्या कहा गया था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये 1857 का विद्रोह। और यहाँ पर कर्नल रीच के द्वारा अगर कहा गया था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। तो इस प्रकार यहाँ पर 1 के बी हो जाएगा, 2 के ए हो जाएगा और उसके बाद से 3 के डी हो जाएगा और 4 के सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 23वां प्रश्न की वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों का से गठित था। निम्नलिखित में से कौन से इसके सदस्य नहीं थे। 4 ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जॉन साइमन, बिल्कुल ही सही जवाब है। जॉन साइमन थे जो कि इसका सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साइमन कमीशन है जो कि जॉन साइमन की अध्यक्षता में लेकर आया गया था, जो कि 1928 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट, वेनेजुएला, फॉकलैंड और लेब्राडोर। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा का नाम क्या है। तो हम्बोल्ट है, याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। अजातशत्रु, कलाशोक, उदयन और घनानंद। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के समकालीन थे। तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, घनानंद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न आपके सामने कि गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था। 4 ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो गया अधिवेशन 1922 में जो हुआ था वो परिवर्तनवादी नेताओं में से कौन कौन त्यागपत्र दिए थे। तो चक्रवर्ती नहीं, यहाँ पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 1922 में त्यागपत्र देकर और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किए थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है, यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो वह सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं,
60 दिन से अधिक अगर अनुपस्थित रहता है किसी भी बैठक में, अगर नहीं बैठता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका पद रिक्त कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा उसके पद से। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सर्वसम्मति बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाएगा। मानक मुद्रा, गर्म मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा और शाख मुद्रा। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, दुर्लभ मुद्रा बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से होता है, यानी इनमें से 4 ऑप्शन है और बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फार्मूला क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर CaSO4.2H2O है जो कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। पित्ताशय में, आमाशय में, यकृत में और अग्नाशय में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यकृत में बिल्कुल ही सही जवाब है। मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यकृत में। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। सेब, अंगूर, नाशपाती और केला। जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी सेब और नाशपाती है जो कि असत्य फल के अंतर्गत आता है, इसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। यहाँ पर 4 हार्मोन दिया गया है, जल्दी से बताइए इनमें से कौन कौन सा है जो कि पादप हार्मोन्स है। तो यहाँ पर FCC के अम्ल, जिब्रेनिन्स, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन, ये चारों के चारों है जो कि पादप हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ नहीं खाया जाता है। आलू, गाजर, चुकंदर और शलजम। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा सब्जी है जिसका जड़ नहीं खाया जाता है। तो आलू का नहीं खाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस का उपयोग उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक रूप में किया जाता है, तो प्लेटिनम चूर्ण का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने, इसको मिलान करना है, जल्दी से मिलान कीजिए इसका सही सुमिलन कौन सा है। तो देखिए इसको मिलान करते हैं। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन और सेकेंड होता है, तो यहाँ पर ए का 3 हो जाएगा। उसका कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है और ऐसे दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 37 नंबर कि लोलक की काल अवधि निर्भर करती है द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर और तापक्रम के ऊपर। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लोलक की जो काल अवधि निर्भर करता है, लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग कण किसी के समान नहीं। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जो प्रकाश के प्रकृति होता है वो तरंग के समान भी होता है और कण के भी समान होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 39वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है।
जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान या पार्क है, दूसरी तरफ उसका राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। मिलान कीजिए, इस प्रश्न का कौन सा असत्य मिलान है यहाँ पर। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी इटाकी नेशनल पार्क मणिपुर, ये है जो कि गलत मिलान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महावीर या मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और माउंटलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है उसको आपको टिक आउट करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाउन्स है जो कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि गलत है। जो डाउन्स है जो कि शीतोष्ण घास का मैदान है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे 41वां प्रश्न है कि निम्न में से सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ बांध है या दूसरी तरफ नदी है, किस नदी पे कौन सा बांध है, कौन सही सुमिलित नहीं है, इसको आपको अलग करना है। जल्दी से बताइए 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो इडुक्की बांध दिया गया है कावेरी नदी है, जो कि गलत है। इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी जो कि केरल में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया और यूक्रेन। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हंगरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। स्थलरुद्ध यानी चारों तरफ से स्थल ही है, किसी तरफ से उसके पास समुंदर या पानी किसी का लगाव नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, कहाँ से हुआ था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लोहराव देव, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 44वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बनावली, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 45वां प्रश्न है कि ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था। गांधार, कंबोज, काशी और मगध। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मगध था। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो केवल्य कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। जैन धर्म के जो महावीर थे ये 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने कि लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लिंगराज जो मंदिर है इसका नींव किसने डाला था। तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, आयाती केसरी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 48वां प्रश्न कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931। इसका अध्यक्षता किसने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 49वां प्रश्न कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और म्यांमार। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका सदस्य नहीं है मालदीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। तो इस प्रकार से 1 से लेकर टोटल 50 प्रश्न हो गया इस सेशन में। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड आप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।